कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मैदान में खड़े हैं जो अनंत तक फैला हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की घास सूखी और कांटेदार है और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, मानो पूरी प्रकृति सांस रोककर किसी भयानक घटना का इंतजार कर रही है। घना कोहरा इतना गहरा है कि आपको अपने हाथ की उंगलियां भी साफ साफ नहीं दिखाई देती। इस कोहरे में 3 आकृतियां धीरे धीरे आकार लेती हैं। वे औरतें हैं, लेकिन पूरी तरह औरतें नहीं। उनके चेहरे झुर्रीदार हैं, उनकी आंखों में चमक है, उनकी उंगलियां हड्डियों की तरह पतली हैं। वे आपस में कुछ बातचीत करती हैं, लेकिन उनकी फुसफुसाहट हवा में इस तरह गूंजती है मानो कोई भूत बोल रहा हो। कब मिलेंगी हम फिर? एक पूछती है। जब युद्ध खत्म होगा, दूसरी जवाब देती है। जब एक राजा मरेगा और दूसरा जन्म लेगा, तीसरी कहती है। उनकी बातचीत में एक नाम बार बार आता है, मैकबेथ। यह नाम उनके मुंह से इस तरह निकलता है जैसे मानो वो कोई मंत्र पढ़ रही हैं। वे हाथ मिलाती हैं और एक साथ कहती हैं, जो भला है वो बुरा है और जो बुरा है वही भला है। और फिर वे कोहरे में विलीन हो जाती हैं, मानो जैसे वे कभी थी ही नहीं। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसका नाम इन चुड़ैलों ने लिया था। यह कहानी है एक योद्धा की, एक नायक की, जो इतना बहादुर था कि दुश्मन अगर उसका नाम सुन ले तो कांप जाए। लेकिन यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के आगे घुटने टेक दिए, जिसने अपने राजा की हत्या की, जिसने अपने दोस्त को मरवाया, जिसने एक पूरे देश को खून से लाल कर दिया। यह कहानी है सत्ता के नशे की, भय की, आतंक की और उस कीमत की जो एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुकाता है। यह कहानी है मैकबेथ की। इस कहानी के लिए हमें चलना होगा 11वीं सदी के स्कॉटलैंड में। यह देश उत्तर की बर्फीली हवाओं और दक्षिण के गर्म मैदानों के बीच बसा था। यहाँ के लोग कठोर थे, उनका जीवन कठिन था और उनके राजा डंकन एक दयालु लेकिन कमजोर शासक थे। उनकी दयालुता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। उस समय स्कॉटलैंड 2 तरफ से युद्ध लड़ रहा था। एक तरफ विद्रोही मैकडॉनवॉल्ड था, जो कि पश्चिमी द्वीपों से भाड़े के सैनिक लेकर आता था। दूसरी तरफ नॉर्वे का राजा था, जो स्कॉटलैंड की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। स्कॉटलैंड की सेना 2 मोर्चों पर लड़ रही थी और उनके सैनिक थक चुके थे। फॉरेस्ट शहर के आसपास एक सैन्य शिविर में राजा डंकन अपने दरबारियों के साथ युद्ध की खबर का इंतजार कर रहे थे। उनके 2 बेटे मैल्कम और डोनाल्बेन दोनों ही उनके बगल में खड़े थे और तभी खून से लथपथ एक सैनिक लंगड़ाता हुआ आया। उसके शरीर पर इतने घाव थे कि गिनना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो युद्ध के मैदान में देखी जाती है। महाराज डंकन ने पूछा, यह खून से लथपथ आदमी कौन है? क्या ये हमें विद्रोह की नवीनतम स्थिति बता सकता है? और मैल्कम ने कहा, यह वही सैनिक है जिसने मुझे पकड़े जाने से बचाया था। सैनिक ने बताना शुरू किया, युद्ध संदेह में खड़ा था महाराज। 2 थके हुए तैराकों की तरह एक दूसरे को पकड़कर डुबो रहे थे। मैकडॉनवॉल्ड, वह विद्रोही पश्चिमी द्वीपों से सैनिक लेकर आता है। भाग्य उस पर मुस्कुरा रहा था, एक वेश्या की तरह। लेकिन तब मैकबेथ आया और उसने भाग्य को चुनौती दे दी। सैनिक की आवाज में जोश आया। उसने अपनी तलवार घुमाई जो खून से सनी हुई थी। वह वीरता का सेवक था। उसने सीधे मैकडॉनवॉल्ड का सामना किया और बिना एक पल रुके उसने उसे नाभि से ठोड़ी तक चीर दिया। उसका सिर उसने हमारे किले की दीवार पर लटका दिया। राजा डंकन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ओ मेरे चचेरे भाई, योग्य सज्जन। लेकिन सैनिक ने कहानी जारी रखी। लेकिन जैसे सूरज की किरणों के साथ तूफान आता है, वैसे ही हमारी जीत के बाद एक मुसीबत आई। नॉर्वे के राजा ने हम पर हमला कर दिया, नए हथियार और ताजा सैनिकों के साथ। राजा ने चिंता से पूछा, क्या इससे हमारे सेनापति डर गए? मैकबेथ और बैंक्वो? सैनिक हंसा, डर? महाराज, वे ऐसे थे जैसे गौरैया उकाब से डरे या खरगोश शेर से।
वे एक तोप के गोले की तरह थे जो दोगुना बारूद से भरे हो। उन्होंने दुश्मन पर दोहरे वार किए। ऐसा लग रहा था जैसे वे खून से नहाना चाहते हो या गोलगोथा की याद को दोहराना चाहते हो। सैनिक अब और खड़ा नहीं रह सकता था। उसके घाव से बहते खून और बहता ही जा रहा था। राजा ने उसे तुरंत चिकित्सक के पास भेजा। तभी एक और व्यक्ति आया, रॉस, एक महान योद्धा। उसने खबर दी कि नॉर्वे का राजा हार मान चुका है, लेकिन उसने ये भी बताया कि कावडोर का थेने, जिस पर राजा को पूरा भरोसा था, वो गद्दार निकला और नॉर्वे के राजा के साथ मिल गया था। महाराज डंकन का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, कावडोर का थेने अब हमें धोखा नहीं देगा, उसे मार दो और उसकी उपाधि मैकबेथ को दे दो। रॉस ने कहा, मैं यह करूंगा महाराज। राजा ने आखिर में कहा, जो उसने खोया महान मैकबेथ ने जीत लिया। यह कहना आसान था, लेकिन इस वाक्य ने इतिहास की दिशा बदल दी। मैकबेथ को अब पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वह सिर्फ एक युद्ध जीत कर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। युद्ध समाप्त हो चुका था। मैकबेथ और बैंक्वो घर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और वे एक सुनसान मैदान से गुजर रहे थे। ये वही मैदान था जहां कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। मैकबेथ ने अपने साथी से कहा, मैंने आज ऐसा दिन कभी नहीं देखा था, इतना अशुभ और इतना शुभ एक साथ। तभी कोहरे से 3 आकृतियां निकली। वे इतनी बूढ़ी थी कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उनके कपड़े फटे पुराने थे, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उनके चेहरे इतने झुर्रीदार थे कि उन्हें देखकर डर लगता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी ठुड्डी पर दाढ़ी थी, जैसे वे औरतें हों, लेकिन पूरी तरह औरतें न हों। बैंक्वो ने आश्चर्य से कहा, ये कौन है? ये पृथ्वी के निवासी तो नहीं लगते, फिर भी पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? क्या तुम जीवित हो? क्या तुमसे बात की जा सकती है? चुड़ैलों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी सूखी उंगलियां अपने होठों पर रखी और मैकबेथ की ओर देखा। मैकबेथ ने कहा, बोलो, अगर तुम बोल सकती हो तो बोलो और बताओ तुम कौन हो। और तभी पहली चुड़ैल बोली, तुम्हें बधाई हो मैकबेथ, बहुत ढेर सारी बधाइयां, ग्लैमिस के थेने। दूसरी चुड़ैल बोली, तुम्हें भी बधाई हो मैकबेथ, कावडोर के थेने। और फिर तीसरी चुड़ैल बोली, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मैकबेथ, तुम एक दिन राजा बनोगे। मैकबेथ स्तब्ध रह गया। वह ग्लैमिस का थेने था, यह सच था, लेकिन कावडोर का थेने तो जीवित था, एक समृद्ध व्यक्ति। और राजा बनने की बात तो बिल्कुल ही असंभव थी, क्योंकि राजा डंकन तो अभी भी जीवित था और उनके 2 बेटे थे, जिनके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। फिर भी इन शब्दों ने उसके दिल में एक बीज बो दिया, मैकबेथ, तुम एक दिन राजा बनोगे। बैंक्वो ने चुड़ैल से पूछा, मेरे बारे में क्या तुम मुझसे नहीं बोलती? अगर तुम भविष्य देख सकती हो तो मुझे बताओ, मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में। चुड़ैलों ने एक साथ कहा, बधाई बधाई बधाई। पहली चुड़ैल ने कहा, तुम मैकबेथ से छोटे हो फिर भी महान हो। दूसरी चुड़ैल ने कहा, तुम इतने खुश नहीं हो फिर भी कहीं अधिक खुश हो। और फिर तीसरी चुड़ैल ने कहा, तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम राजाओं को जन्म दोगे। और फिर अचानक वे तीनों गायब हो गई, मानो जैसे वे हवा में विलीन हो गई। मैकबेथ ने कहा, वे हवा में गायब हो गई, काश वे रुकती, कुछ और था जो मुझे जानना चाहिए था। बैंक्वो ने संदेह से कहा, क्या सच में यहाँ ऐसी चीजें थी, या हमने कोई जड़ी खा ली है जो दिमाग को गुलाम बना लेती है? तभी रॉस और एंगस आए, राजा के दूत। उन्होंने मैकबेथ को प्रणाम किया और कहा, राजा ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, वे तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये लो, एक बड़े सम्मान की निशानी के रूप में राजा ने तुम्हें कावडेर का थेने घोषित किया है। मैकबेथ के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन कावडोर का थेने तो अभी जीवित है, तो तुम मुझे उधार के कपड़े क्यों पहना रहे हो? एंगस ने समझाया, वह जीवित है, लेकिन उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
उसने नॉर्वे के राजा के साथ मिलकर देशद्रोह किया था, इसलिए राजा डंकन ने उसे मृत्युदंड दिया है। मैकबेथ का दिमाग चकरा गया। चुड़ैलों की 2 बातें सच हो चुकी थी, अब तीसरी बात राजा बनने की, क्या ये भी सच होगी? उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। क्या उसे राजा बनने के लिए कुछ खास करना होगा? क्या उसे हत्या करनी होगी? यह विचार इतना भयानक था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो अपने आपे से बाहर निकलना चाहता हो। कुछ था उसके भीतर जो कुछ इस तरह चल रहा था, जो उसके दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो रहा था। बैंकवो ने चिंता से देखा और कहा, देखो हमारा साथी कैसे विचारों में खो गया है। मैकबेथ ने खुद से कहा, यह न तो बुरा हो सकता है और न ही अच्छा। अगर बुरा होता तो मुझे सफलता का वादा कैसे देता, और अगर अच्छा होता तो मैं इतने भयानक विचार के आगे झुकता क्यों? उसने फैसला किया, अगर भाग्य मुझे राजा बनाना चाहता है तो भाग्य ही मेरा ताज पहनाएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में वह जानता था कि यह सच नहीं है। भाग्य ने उसे रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना उसे खुद ही था। इन्वर्नेस में मैकबेथ का महल था। यह एक सुंदर किला था जो एक पहाड़ी पर बना था, जहां से चारों ओर का नजारा दिखता था। यहाँ मैकबेथ की पत्नी रहती थी, लेडी मैकबेथ। वह खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत बुद्धिमान, पर उससे भी कहीं अधिक महत्वाकांक्षी। उसकी महत्वाकांक्षा उसके पति से भी कहीं अधिक थी। एक दिन उसे मैकबेथ का पत्र मिला। पत्र में उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में लिखा था कि कैसे उसने मैकबेथ को ग्लैमिस का थेने, कावडोर का थेने और राजा कहा था। लेडी मैकबेथ ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने पत्र को जोर से पढ़ा। यह मैंने तुम्हें लिखा है, मेरी महानता की सबसे प्यारी साथी, ताकि तुम इस खुशी से वंचित ना रहो। इसे अपने दिल में बसा लो और अलविदा। वह सोचने लगी, ग्लैमिस का थेने, कावडोर का थेने और राजा भी, लेकिन वह अपने पति को जानती थी। वह महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके दिल में बहुत दया थी। वह सीधा रास्ता नहीं ले सकता था। वह ऊंचा उठना चाहता था, लेकिन पवित्रता से। वह झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी गलत तरीके से जीतना चाहता था। उसने कहा, हे आओ, तुम आत्माओं की हत्या के विचार पर नियंत्रण रखती हो। मुझे मेरे स्त्रीत्व से मुक्त कर दो। मुझे सिर से पांव तक क्रूरता से भर दो। मेरा खून गाढ़ा कर दो, ताकि पश्चाताप का कोई रास्ता ना रहे। तभी एक दूत आया और उसने खबर दी कि राजा डंकन उसी रात उनके महल में रुकने वाले हैं। लेडी मैकबेथ चौंक गई। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा स्वामी उनके साथ नहीं है? वह हमें पहले से ही सूचना दे देता। दूत ने कहा, महोदया, यह सच है, हमारे स्वामी आ रहे हैं। एक दूत उनसे भी तेजी से दौड़ कर आया, लगभग मरते मरते। लेडी मैकबेथ ने दूत को भेज दिया और फिर अपने विचारों में खो गई। उसने कहा, कौवा भी कर्कश हो जाता है जब डंकन मेरे महल में प्रवेश करेगा। हे आओ, घने अंधकार, मेरे चाकू को घाव न दिखे और आकाश अंधेरे के कंबल से झांक कर रुको रुको न चिल्लाए। तभी मैकबेथ आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी सबसे प्यारी, डंकन आज रात यहीं आ रहा है। लेडी मैकबेथ ने पूछा, और कब जाएगा? मैकबेथ ने कहा, कल सुबह। उसने ऐसा ही कहा है। लेडी मैकबेथ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने कहा, कल सुबह? ओह, वह सूरज कभी नहीं देखेगा। तुम्हारा चेहरा, मेरे स्वामी, एक किताब की तरह है जिसमें लोग अजीब बातें पढ़ सकते हैं। समय को धोखा देने के लिए समय की तरह दिखो। अपनी आंखों में स्वागत रखो, अपने हाथों में, अपनी जीभ पर मासूम फल की तरह दिखो, लेकिन उसके नीचे सांप बनो। मैकबेथ ने कहा, हम इस बारे में और बात करेंगे। लेडी मैकबेथ ने दृढ़ता से कहा, बस साफ दिखो। चेहरा बदलना डर को दिखाता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। राजा डंकन अपने 2 बेटों मैल्कम और डोनाल्बेन और अपने दरबारियों के साथ मैकबेथ के महल में आए।
महल की सुंदरता देखकर वे प्रभावित हुए। बैंक्वो ने कहा, यह महल इतना सुंदर है, हवा इतनी मीठी और सुगंधित है कि पक्षी भी यहाँ घोंसला बनाते हैं। लेडी मैकबेथ ने उनका स्वागत किया। उसका व्यवहार इतना मधुर था, इतना आतिथ्यपूर्ण कि किसी को शक नहीं हुआ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। राजा ने उससे हाथ मिलाया और कहा, मुझे अपने मेजबान के पास ले चलो, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। रात हुई, महल में भोजन की तैयारियां चल रही थी, नौकर आ जा रहे थे। मैकबेथ अकेला था अपने कमरे में, उसका दिमाग युद्ध कर रहा था। एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा। उसने खुद से कहा, अगर यह काम खत्म होते ही हो जाता तो इसे जल्दी करना अच्छा होता। अगर हत्या के बाद कोई परिणाम न होता और सफलता ही सब कुछ होती तो मैं इसी दुनिया में संतुष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ भी न्याय पाते हैं। खूनी शिक्षा लौटकर शिक्षक को ही दंड देता है। उसने सोचा, डंकन हमारे यहाँ दोहरे भरोसे पर है। पहला, मैं उसका रिश्तेदार हूँ और दूसरी उसकी प्रजा, दोनों ही हत्या के खिलाफ हैं। दूसरा, मैं उसका मेजबान हूँ। मुझे हत्यारे के खिलाफ दरवाजा बंद करना चाहिए, न कि खुद चाकू चलाना चाहिए। उसने आगे सोचा, डंकन ने अपनी शक्ति का इतनी नम्रता से उपयोग किया है, अपने पद को इतनी पवित्रता से निभाया है कि उसके गुण स्वर्गदूतों की तरह चिल्लाएंगे और दया एक नग्न नवजात शिशु की तरह हवा के पंखों पर सवार होकर इस भयानक कार्य को सबकी आंखों में उड़ा देगा। लेकिन उसने स्वीकार किया, मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है, केवल महत्वाकांक्षा है जो बहुत ऊंची छलांग लगाती है और दूसरी तरफ गिर जाती है। तभी लेडी मैकबेथ आई। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम भोज कक्ष से क्यों चले आए? मैकबेथ ने कहा, हम इस काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। उसने मुझे हाल ही में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैंने सभी लोगों से सुनहरी राय खरीदी है जो अब अपनी नई चमक में पहनी जानी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं फेंकी जानी चाहिए। पर लेडी मैकबेथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने व्यंग से कहा, क्या वह आशा नशे में थी जिसमें तुमने खुद को सजाया था? क्या वह सो गई है और अब जागकर इतनी हरी और इतनी पीली दिख रही है? अब से मैं तुम्हारे प्यार को ऐसे ही समझूंगी। क्या तुम डरते हो कि जैसा तुम इच्छा में हो वैसा ही कर्म और वीरता में भी रहो? उसने और तीखा व्यंग कहा, क्या तुम वह चीज चाहते हो जिसे तुम जीवन का आभूषण मानते हो और फिर अपनी नजरों में कायर जीवन जीते हो? मैं चाहता हूं कि पीछे मैं हिम्मत नहीं करता, खड़ा रहता है। मैकबेथ ने कहा, चुप रहो, मैं वह सब कर सकता हूं जो एक आदमी को शोभा देता है और जो इससे अधिक करता है वह आदमी नहीं है। लेडी मैकबेथ ने तीखे स्वर में कहा, फिर किस जानवर ने तुम्हें यह योजना मुझे बताने के लिए प्रेरित किया था? जब तुमने यह करने की हिम्मत की तब तुम आदमी थे, और जो उससे अधिक बनने के लिए तुम और भी अधिक आदमी बनोगे। न समय था न स्थान, फिर भी तुम दोनों बनना चाहते थे। अब वे खुद बन गए हैं और उनकी उपयुक्तता तुम्हें कमजोर कर रही है। उसने अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है और मैं जानती हूं कि बच्चे से प्यार करना कितना कोमल होता है। फिर भी जब वह मेरे चेहरे पर मुस्कुरा रहा होता, मैं अपना निप्पल उसके मसूड़ों से निकालकर उसका दिमाग फोड़ देती, अगर मैंने तुम्हारी तरह यह शपथ ली होती। मैकबेथ ने आखिरी सवाल पूछा, अगर हम असफल हो गए तो क्या लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ ने जवाब दिया, असफल? अपनी हिम्मत को कस लो और हम असफल नहीं होंगे। जब डंकन सो जाएगा और उसकी लंबी यात्रा उसकी नींद को और गहरा बना देगी, मैं उसके 2 कक्षाध्यक्षों को इतना शराब पिला दूंगी कि उनकी याददाश्त धुएं में बदल जाएगी। जब वे सुअर की तरह सोएंगे तो हम उस असहाय डंकन के साथ क्या नहीं कर सकते, और हम उस नौकरों पर दोष डाल देंगे। मैकबेथ ने प्रशंसा से देखा और कहा, लेडी मैकबेथ, तुम सिर्फ बच्चे पैदा करना, सिर्फ बेटा पैदा करना, क्योंकि तुम्हारी निडर आत्मा से सिर्फ पुरुष ही पैदा होना चाहिए। और फिर उसने निर्णय लिया, वह मान गया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। झूठे चेहरे को वह छुपाना चाहिए जो झूठा दिल जानता है। रात के 2 बज रहे थे।
महल में सन्नाटा था। बैंक्वो और उसका बेटा फ्लियंस आंगन से गुजर रहे थे। बैंक्वो ने अपने बेटे की तरफ तलवार दी और कहा, मुझे नींद आ रही है, मेरे दिमाग में शापित विचार आ रहे हैं। तभी मैकबेथ आया, एक नौकर मशाल लिए उसके पीछे था। बैंक्वो ने उसे देखा और कहा, क्या तुम अभी तक नहीं सोए? राजा सो गए हैं। वे बहुत खुश थे और उन्होंने तुम्हारे नौकरों को उपहार भेजे हैं। उन्होंने तुम्हारी पत्नी के लिए यह हीरा भेजा है। बैंक्वो ने फिर कहा, मैंने आज रात 3 चुड़ैलों के बारे में सपना देखा। उन्होंने तुम्हें कुछ सच बताया था। मैकबेथ ने झूठ बोल दिया, मैं उनके बारे में नहीं सोचता, लेकिन जब समय मिले हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बैंक्वो चला गया। मैकबेथ ने नौकर से कहा, जाओ अपनी मालकिन से कहो जब मेरा पेय तैयार हो जाए वह घंटी बजाए। नौकर गया। मैकबेथ अकेला था और फिर उसने वह देखा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक खंजर हवा में तैरता हुआ, जिसका एक हिस्सा उसके हाथ की ओर था। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां खाली हवा में ही रह गई। फिर भी वह खंजर वहीं था, बिल्कुल असली की तरह। उसने कहा, क्या तुम एक भयानक दृश्य हो जो छूने पर भी नहीं मिलता, या तुम सिर्फ एक दिमाग का खंजर हो जो मेरे गर्म दबाव वाले दिमाग की झूठी रचना है। वह देखता रहा और उसने फिर देखा कि खंजर के ब्लेड पर खून की बूंदें थी, ताजा लाल खून। यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक संकेत था। उसने कहा, अब आधी दुनिया मरी हुई लगती है। नींद पर्दों के पीछे बुरे सपने देखती है। चुड़ैलें हिकेट की बलि चढ़ा रही हैं और हत्या भेड़िए से सतर्क होकर अपने शिकार की ओर बढ़ती है। उसने जमीन से कहा, तू ठोस है, मेरे कदम को मत सुनना, कहीं तेरे पत्थर मेरे बारे में न बोलने लगे। तभी घंटी बजी, वह संकेत था। मैकबेथ ने कहा, मैं जाता हूं। और यह हो गया। घंटी मुझे बुला रही है। इसे मत सुनो डंकन, क्योंकि ये वह घंटी है जो तुम्हें स्वर्ग या नर्क बुलाती है। उसी समय दूसरे कमरे में लेडी मैकबेथ थी। उसने पहरेदारों को एक नशीला पदार्थ पिला दिया था। वे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि जैसे मरे हुए लगते थे। उसने सुना कि एक उल्लू चिल्लाया। उसने सोचा, वह उल्लू जो मौत का संदेश वाहक है, वह अपना काम कर रहा है। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है वहां? लेडी मैकबेथ घबरा गई। उसने सोचा, हे भगवान, वे जग गए होंगे और काम अधूरा है। कोशिश करना और न कर पाना, यही हमें बर्बाद कर देगा। उसने कहा, मैंने उनके खंजर तैयार रखे थे, वह उन्हें नहीं भूल सकता। अगर वह सोता हुआ मेरे पिता जैसा न लगता तो मैं खुद ही यह काम कर देती। और तभी वहां मैकबेथ आया। उसके हाथ खून से लथपथ थे, वह कांप रहा था। उसने कहा, मैंने काम कर दिया। लेडी मैकबेथ ने पूछा, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैकबेथ ने कहा, उल्लू चिल्लाया और झिंगुर बोले। फिर उसने बताया कि एक आदमी नींद में हंसा, दूसरे ने हत्या चिल्लाया। वे एक दूसरे को जगा रहे थे। मैं खड़ा सुन रहा था। और फिर उन्होंने प्रार्थना की और फिर से सो गए। उसने आगे कहा, एक ने कहा, भगवान हमें आशीर्वाद दे। दूसरे ने आमीन कहा। मैं आमीन कहना चाहता था, लेकिन मेरे शब्द गले में अटक गए। लेडी मैकबेथ ने कहा, इसके बारे में इतना मत सोचो। लेकिन मैकबेथ सुन नहीं रहा था। उसने कहा, मुझे लगा जैसे मैंने एक आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, अब और मत सो। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है, मासूम नींद, वह नींद जो चिंता के उलझे धागों को सुलझाती है, दिन के जीवन की मौत, थकान का स्नान और घायल मन का बम। लेडी मैकबेथ ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैकबेथ ने कहा, वह आवाज पूरे घर में चिल्ला रही थी, ग्लैमिस ने नींद की हत्या कर दी है, इसलिए कावडोर कभी नहीं सोएगा, मैकबेथ कभी नहीं सोएगा। लेडी मैकबेथ ने उसे झकझोरा, यह कौन चिल्ला रहा था? जाओ थोड़ा पानी पी लो और अपने हाथ से यह गंदगी धो डालो। उसने देखा कि मैकबेथ अभी भी खंजर लिए हुए है। उसने कहा, यह खंजर यहाँ क्यों लाए हो? उन्हें वहीं रखना था। जाओ मैकबेथ, इसे वहीं रखाओ और ये खून कमरे के पहरेदारों पर लगा दो। मैकबेथ ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यह सोचने से डरता हूं कि मैंने क्या किया है।
लेडी मैकबेथ ने उसे कमजोर कहा, इरादे में कमजोर। मुझे वो खंजर दो मैकबेथ। सोते हुए और मरे हुए सिर्फ तस्वीर होते हैं। केवल छोटे बच्चे ही रंगे हुए शैतान से डरते हैं। मैं कमरे के पहरेदारों के चेहरे के रंग इसी खून से रंग दूंगी। यह उनका अपराध लगना चाहिए। वह चली गई। एक दस्तक शुरू हुई। मैकबेथ ने अपने हाथों को देखा। उसने कहा, यह दस्तक कहां से आ रही है? मेरे साथ यह क्या हो गया है कि हर आवाज मुझे डरा दे रही है? ये हाथ क्या है? ये मेरी आंखें निकाल रही हैं। क्या महान नेपच्यून का सारा महासागर इस खून को मेरे हाथ से धो सकता है? नहीं, यह हाथ बल्कि अनगिनत समुद्रों को लाल कर देगा। लेडी मैकबेथ वापस आई। उसके हाथ भी खून से लाल थे। उसने कहा, मेरे हाथ भी तुम्हारे रंग के हैं, लेकिन मुझे इतना सफेद दिल रखने में शर्म आती है। दस्तक फिर से हुई। उसने कहा, सुनो, और दस्तक हो रही है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। थोड़ा पानी हमें इस काम से मुक्त कर देगा। कितना आसान है, लेकिन वह गलत थी। पानी उन हाथों को कभी साफ नहीं कर सकता था, और न ही उनके दिमाग को। सुबह हुई। महल के द्वार पर लगातार दस्तक हो रही थी। द्वारपाल, जो रात भर शराब पीकर सोया था, धीरे धीरे उठा। वह बुदबुदाया, यहां तो नर्क के द्वार पर दस्तक हो रही है। उसने कल्पना की कि वह नरक का द्वारपाल है और तरह तरह के पापी अंदर आ रहे हैं। एक किसान जिसने फसल की उम्मीद में फांसी लगा ली, एक झूठी गवाही देने वाला, एक चोर दर्जी। आखिरकार उसने द्वार खोला। मैकडफ और लेनॉक्स अंदर आए। मैकडफ ने पूछा, क्या तुम्हारा स्वामी जाग गया है? तभी मैकबेथ आया। मैकडफ ने उससे पूछा, क्या राजा जाग गए हैं? मैकबेथ ने कहा, अभी नहीं। उन्होंने मुझे जल्दी बुलाने का आदेश दिया था और मुझे लगता है लगभग देर हो गई है। मैकबेथ उसे राजा के कक्ष तक ले गया और फिर वहां से चला गया। मैकडफ अंदर गया। कुछ ही पलों में उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी और वो घबरा गया और चारों ओर एक भय का माहौल बन गया। भ्रम ने उसकी अपनी उत्कृष्ट कृति बना ली है। सबसे अपवित्र हत्या ने भगवान के अभिषिक्त मंदिर को तोड़ दिया है। लेनॉक्स और मैकबेथ दौड़े आए। मैकडफ ने उनसे कहा, कक्ष में जाओ और अपनी आंखों से देखो। वे गए। अलार्म की घंटियां बजने लगी। लेडी मैकबेथ आई। उसने पूछा, क्या हुआ? मैकडफ ने उसे बताने से इनकार कर दिया। कहा कि यह बात औरतों के कानों के लिए नहीं है। बैंक्वो आया। उसे खबर मिली। मैकबेथ और लेनॉक्स लौटे। मैकबेथ ने कहा, काश मैं इस घटना से 1 घंटा पहले मर गया होता। मैं धन्य जीवन जीता। अब इस दुनिया में कुछ भी गंभीर नहीं है, सब कुछ खिलौने हैं। जीवन की शराब समाप्त हो गई है। मैल्कम और डोनाल्ड बेन, उन्हें पता चला कि उनके पिता मारे गए हैं। लोनेक्स ने बताया कि कमरे के पहरेदारों के हाथ और चेहरों पर खून था। उनके खंजर खून से सने थे। वे पागल लग रहे थे। मैकबेथ ने कहा, मुझे अपने गुस्से पर पछतावा है। मैंने उन्हें मार डाला। मैकडफ ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? और मैकबेथ ने जवाब दिया, कौन एक साथ बुद्धिमान, चकित, संयमी और क्रोधित हो सकता है? कोई नहीं। मेरे प्यार की जल्दी ने तर्क को पीछे छोड़ दिया। यहाँ डंकन पड़ा था, उसकी चांदी जैसी त्वचा पर सोने जैसा खून। वहां हत्यारे थे, अपने खूनी औजारों से लैस। कौन रुक सकता था? लेडी मैकबेथ बेहोश हो गई। उसे बाहर ले जाया गया। बैंक्वो ने कहा, हम इस खूनी काम के बारे में और जानेंगे। मैल्कम और डोनाल्ड बेन अकेले रह गए। मैल्कम ने कहा, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। नकली दुख दिखाना झूठे आदमी का काम है। मैं इंग्लैंड जाऊंगा। डोनाल्ड बेन ने कहा, मैं आयरलैंड जाऊंगा। हम अलग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ लोगों की मुस्कान में खंजर है। डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। वह स्कॉटलैंड का राजा था। वह जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी में कहा गया था, वह सच हो गया। लेकिन ताज पहनते ही उसे एहसास हुआ कि यह ताज कांटों का था। वह बैंक्वो के बारे में सोचने लगा। चुड़ैलों ने आकर कहा कि बैंक्वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके बच्चे राजा बनेंगे। मैकबेथ ने सोचा, अगर यह सच है तो मैंने अपना दिमाग गंदा किया, डंकन की हत्या की,
अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। यह सब बैंकुओं के बच्चे के लिए। उसने फैसला किया कि बैंकुओं को भी मरना होगा, उसके बेटे फ्लियंस को भी मरना होगा। एक दिन उसने 2 हत्यारों को बुलाया और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि बैंकवन ही तुम्हारा दुश्मन है? उसने तुम्हें गरीब बना दिया, तुम्हारे परिवारों को बर्बाद कर दिया। हत्यारों ने कहा, हम जानते हैं महाराज। मैकबेथ ने कहा, तो मेरा भी यही दुश्मन है। हर पल वह मेरे जीवन के खिलाफ है। मैं उसे अपनी शक्ति से मार सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो उसके भी दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेना चाहता हूँ। हत्यारों ने कहा, महाराज हम तैयार हैं। और मैकबेथ ने कहा, आज रात उसके और उसके बेटे को खत्म कर दो। उस रात महल में एक बड़ा भोज था। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मैकबेथ ने कहा, आज रात हम बैंकुओं को याद करेंगे जो हमारे बीच नहीं है। तभी एक हत्यारा दरवाजे से आया। उसने फुसफुसाकर कहा, महाराज बैंकुओं का काम हो गया, उसके गले पर चीरा लगा दिया गया है। मैकबेथ ने पूछा, और फ्लियंस? हत्यारे ने कहा, वह भाग गया महाराज। मैकबेथ का चेहरा पूरी तरह उतर गया और उसने सोचा, मेरी समस्या तो वापस ही आ गई। मैं पूर्ण होता, संगमरमर की तरह मजबूत। अब मैं संदेह और डर में बंध गया हूँ। वह भोज कक्ष में लौटा। उसने मेहमानों से कहा, आओ हम अपने प्यारे दोस्त बैंकुओं के लिए पीते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं। काश वे यहाँ होते। तभी उसने देखा बैंकुओं की कुर्सी खाली नहीं थी। वहां बैंकुओं बैठा हुआ था, उसका भूत खून से लथपथ, उसके सिर पर घाव। मैकबेथ ने चिल्लाया, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैंने यह किया? अपने खूनी बाल मत हिलाओ मेरी ओर। मेहमान हैरान थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेनोक्स ने कहा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं है। लेडी मैकबेथ ने जल्दी से कहा, बैठो प्यारे दोस्तों, मेरे पति को बचपन से यह दौरा पड़ता है। यह एक पल में ठीक हो जाएगा, उन पर ध्यान मत दो। लेकिन मैकबेथ बोलता रहा, तुम हिम्मत करते हो, मैं जो कर सकता हूँ वह करता हूँ। रूसी भालू की तरह आओ, सींग वाले गैंडे की तरह, लेकिन यह रूप लेकर मत आओ। भूत गायब हो गया। लेडी मैकबेथ ने मेहमानों से कहा, तुमने उसकी खुशी छीन ली, अच्छी सभा बिगाड़ दिया। रॉस ने पूछा, क्या देखा महाराज? लेडी मैकबेथ ने कहा, बात मत करो, वह और बिगड़ जाता है। सबको गुड नाइट, आप सब लोग जल्दी जाइए। सब चले गए। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अकेले रह गए। मैकबेथ ने कहा, खून खून मांगेगा। पत्थर हिलते हैं, पेड़ बोलते हैं, सबसे गुप्त हत्यारा भी पक्षियों द्वारा पकड़ा जाता है। उसने फिर कहा, मैकडफ ने आज रात सोने से इनकार कर दिया। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। कल मैं चुड़ैलों के पास जाऊंगा। मुझे सबसे बुरा जानना है, चाहे कैसे भी हो। मैं खून में इतना दूर चला गया हूं कि वापस लौटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ना। और मैकबेथ निकल पड़ा एक अज्ञात रास्ते पर। एक अंधेरी गुफा, बीच में एक बड़ी कढ़ाई उबल रही थी। चुड़ैलें उसके चारों ओर नाच रही थी। वे अजीब अजीब चीजें कढ़ाई में डाल रही थी। सांप के टुकड़े, मेढक के पैर, चमगादड़ के बाल, कुत्ते की जीभ, छिपकली के पैर, उल्लू के पंख। वे गा रही थी, दुगना दुगना परिश्रम और संकट। आग जले, कढ़ाई उबले। तभी मैकबेथ आया। उसने कहा, क्या कर रही हो तुम काली रात की चुड़ैले? चुड़ैलों ने कहा, एक काम जिसका कोई नाम नहीं है। मैकबेथ ने कहा, मैं तुम्हें उस चीज की कसम देता हूं जिसे तुम मानती हो। मुझे जवाब दो। चाहे तुम हवाओं को खोल दो, चाहे जहाज डूब जाए, चाहे महल गिर जाए, मुझे जवाब दो। पहली चुड़ैल ने कहा, बोल। दूसरी ने कहा, मांग। तीसरी ने कहा, जवाब हम देंगे। उन्होंने बुलाया। गड़गड़ाहट हुई। एक सिर प्रकट हुआ, एक हथियारबंद सिर। उसने कहा, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, मैकडफ से सावधान रहना, 5 के थेने से बचना। मैकबेथ ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे डर को सही पकड़ा। और दूसरा दृश्य आया, एक खूनी बच्चा। और उसने कहा, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, खूनी बनो, बहादुर बनो, निर्णायक बनो। औरत से पैदा हुआ कोई भी आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैकबेथ खुश हुआ। उसने कहा, फिर जी मैकडफ, मुझे तुझसे क्या डर है, लेकिन फिर भी मैं पक्का कर लूंगा कि तुम नहीं जियोगे।
तीसरा दृश्य आया, एक राजकुमार, सिर पर ताज, हाथ में पेड़। उसने कहा, शेर की तरह बहादुर बनो, मैकबेथ कभी नहीं हारेगा जब तक बिरनाम वुड डंसिनेन नहीं आ जाता। और मैकबेथ ने कहा, यह कभी नहीं होगा, जंगल नहीं चल सकता। फिर उसने एक और सवाल पूछा, बैंकुओं के बच्चे राजा बनेंगे? चुड़ैलों ने कहा, और मत पूछो। मैकबेथ ने कहा, मैं जानना चाहता हूं। तभी 8 राजाओं का जुलूस आया, सभी बैंकुओं जैसे दिख रहे थे। आखिरी राजा के हाथ में एक दर्पण था जिसमें एक और राजा दिख रहा था। और अंत में बैंकुओं का भूत आया, खून से लथपथ, मुस्कुराता हुआ। मैकबेथ चिल्लाया, क्या यह सच है? बैंकुओं मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और उन्हें अपना बता रहा है। दृश्य गायब हो गया। लेनोक्स आया और उसने खबर दी, मैकडफ इंग्लैंड भाग गया। मैकबेथ ने कहा, मैकडफ भाग गया तो फिर अब से मेरे दिल की पहली इच्छा, मेरे हाथ की पहली क्रिया होगी। मैकडफ के महल पर हमला करो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबको मार डालो। 5 में मैकडफ का महल था जहां उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। लेडी मैकडफ अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। रॉस उनसे मिलने आया था। लेडी मैकडफ ने पूछा, उसने ऐसा क्या किया कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा? रॉस ने कहा, धैर्य रखो महोदया। लेडी मैकडफ ने पूछा, धैर्य? उसके पास धैर्य नहीं था, उसकी उड़ान पागलपन की थी। अपनी पत्नी को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, अपना घर छोड़ना, यह प्यार नहीं है। रॉस ने कहा, मैं जानता हूं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। रॉस के जाने के बाद लेडी मैकडफ ने अपने बेटे से बात की। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता मर गए हैं। बेटे ने कहा, माँ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पिता नहीं मरे। लेडी मैकडफ ने कहा, हाँ, मर गए हैं। अब तुम क्या करोगे? बेटे ने कहा, जैसे पक्षी करते हैं माँ। पक्षी क्या करते हैं? जो मिलता है सब खा लेते हैं। बेटे ने पूछा, क्या मेरे पिता देशद्रोही थे? लेडी मैकडफ ने कहा, हाँ, वे थे। देशद्रोही क्या होता है माँ? जो झूठ बोले और झूठी कसम खाए। सब देशद्रोही ऐसे ही होते हैं। लेडी मैकडफ ने कहा, हाँ। उन्हें कौन फांसी देगा? ईमानदार लोग। बेटे ने कहा, तो झूठे और कसम खाने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि उनमें इतने हैं कि वे ईमानदार लोगों को मार सकते हैं। तभी एक दूत आया। उसने कहा, मैडम, आप भागिए यहाँ से, यहाँ खतरा है, मैं और नहीं रुक सकता। लेडी मैकडफ ने कहा, कहाँ भागूं? मैंने कोई गलती नहीं की। तभी हत्यारे आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लेडी मैकडफ ने कहा, कहीं भी, लेकिन इतनी अपवित्र जगह नहीं जहां तुम जैसे लोग उसे पा सके। हत्यारे ने कहा, वह देशद्रोही है। बेटा चिल्लाया, तुम झूठ बोलते हो, बालों वाले दुष्ट। हत्यारे ने उसे छुरा मार दिया। बेटे ने कहा, उसने मुझे मार डाला, माँ, भाग जाओ यहाँ से। लेडी मैकडफ चिल्लाती हुई भागी। हत्यारे उसके पीछे भागे। इंग्लैंड में राजा के महल के पास मैल्कम और मैकडफ मिले। स्कॉटलैंड से भागकर आए ये 2 लोग अब एक साथ थे। मैल्कम ने कहा, चलो किसी सुनसान जगह में बैठकर रोते हैं। मैकडफ ने कहा, नहीं, चलो तलवार उठाएं और अपने देश की रक्षा करें। हर सुबह नई विधवाएं रोती हैं, नए अनाथ चिल्लाते हैं। मैल्कम ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, यह अत्याचारी जिसका नाम ही हमारी जीभ जलाता है कभी ईमानदार समझा जाता था। तुम उससे प्यार करते थे, उसने तुम्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। मैकडफ ने कहा, मैं देशद्रोही नहीं हूं। मैल्कम ने कहा, लेकिन मैकबेथ, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को बिना बताए क्यों छोड़ दिया? मैं सावधान हूं। मैकडफ ने कहा, चलता रह, ऐसे ही चलता रह मेरे बेचारे देश। हे अत्याचार, अपनी नींव मजबूत कर ले, क्योंकि अच्छाई तुझे रोकने के लिए हिम्मत नहीं करती। वह जाने लगा। मैल्कम ने उसे रोका, रुको, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ईमानदार हो। मैकबेथ ने मुझे पकड़ने के लिए कई जाल बिछाए थे, इसलिए मैं सतर्क था। उसने आगे कहा, मैं अपने बारे में जो बुराइयां बताया वे सब झूठ था। मैं अभी भी किसी औरत को नहीं जानता, कभी झूठ नहीं बोला, कभी विश्वास नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारा और अपने देश का सेवक हूँ। बूढ़ा सिवार्ड 10,000 सैनिकों के साथ आ रहा है। तभी रॉस आया। मैकडफ ने पूछा, स्कॉटलैंड कैसा है? और रॉस ने कहा, अफसोस, बेचारा यह देश, यह हमारी माँ नहीं है, हमारी कब्र बन गई है। कोई मुस्कुराता नहीं, सिसकियां और कराही हवा में है। मैकडफ ने पूछा, मेरी पत्नी कैसी है? रॉस ने कहा, अच्छी है। और मेरे बच्चे?
अच्छे हैं। अत्याचारी ने उनकी शांति भंग नहीं की। नहीं, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है, वे शांति में थे। मैकडफ ने कहा, बोलो क्या हुआ? रॉस ने कहा, तुम्हारा महल ध्वस्त कर दिया गया, तुम्हारी पत्नी और बच्चे मार डाले गए। मैकडफ चुप रहा। फिर बोला, मेरे बच्चे भी, पत्नी, बच्चे, नौकर सब मार दिए गए। मैकडफ ने कहा, और मैं वहां नहीं था, मेरी पत्नी भी मारी गई। मैल्कम ने कहा, दुख को गुस्से में बदलो। मैकडफ ने कहा, उसके कोई बच्चे नहीं है, मेरे सारे प्यारे बच्चे एक ही झटके में सब मार दिए गए। फिर उसने कहा, मुझे इसे एक आदमी की तरह महसूस भी करना होगा। मैं याद कर सकता हूँ, ऐसी चीजें थी जो मेरे लिए सबसे कीमती थी। डंसिनेन के महल में जब रात का समय था, एक चिकित्सक और एक महिला रानी को देख रहे थे। महिला ने बताया कि रानी हर रात उठती है, अपना गाउन पहनती है और कागज निकालती है, लिखती है, पढ़ती है, सील करती है और फिर सो जाती है, यह सब गहरी नींद में। चिकित्सक ने पूछा, वह क्या कहती है? महिला ने कहा, वह बातें जो मैं दोहरा नहीं सकती। लेडी मैकबेथ आई, हाथ में मोमबत्ती, उनकी आंखें खुली थी लेकिन वह सो रही थी। वह अपने हाथ रगड़ने लगी। उसने कहा, यहाँ एक धब्बा है, यहाँ से बाहर निकलो, तुरंत बाहर निकलो, मैं कहती हूँ बाहर निकलो। चिकित्सक ने ध्यान से सुना। लेडी मैकबेथ बोलती रही, 1 2, अब समय है, नर्क अंधेरा है, फाई मेरे प्रभु फाई। एक सैनिक डरा हुआ, हमें किससे डरना है जब कोई हमारी शक्ति को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। फिर उसने कहा, फिर भी किसने सोचा होगा कि बूढ़े आदमी में इतना खून होगा। वह फिर बोली, 5 के थेने की एक पत्नी थी, अब वह कहाँ है? क्या ये हाथ कभी साफ नहीं होंगे? उसने अपने पति से बात की जैसे वह वहां हो। इस बारे में और मत बोलो मेरे प्रभु, तुम सब कुछ खराब कर देते हो इस चौंकने से। फिर उसने कहा, यहाँ अभी भी खून की गंध है, अरब के सभी इत्र इस छोटे से हाथ की गंध को मिटा नहीं सकते। ओह, ये कितना बुरा है। एक चिकित्सक ने कहा, कितनी गहरी सांस है, उसका दिल बहुत भारी है। लेडी मैकबेथ ने कहा, अपने हाथ धो लो, अपना गाउन पहन लो, इतने मुरझाए हुए मत दिखो। बैंक्वो दफन हो चुका है, वह अपनी कब्र से नहीं निकल सकता। वह फिर बोली, बिस्तर पर द्वार पर दस्तक है, आओ आओ, मुझे अपना हाथ दो, जो हो गया वह नहीं मिट सकता। बिस्तर पर। फिर वह चली गई। चिकित्सक ने कहा, अप्राकृतिक कर्म अप्राकृतिक परेशानियां पैदा करता है। दूषित मन अपने रहस्य तकिए पर ही प्रकट करते हैं। उसे चिकित्सक से ज्यादा पुजारी की जरूरत है। भगवान हम सबको माफ करे। बिरनाम वुड के पास मैल्कम की सेना इकट्ठी हुई। सिवार्ड और उसका बेटा, मैकडफ और स्कॉटिश थेनेस सब वहां थे। मैल्कम ने आदेश दिया, हर सैनिक एक पेड़ की शाखा काटे और अपने सामने लेकर चले। इससे हमारी संख्या छुप जाएगी और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हम कितने हैं। सिवार्ड ने कहा, हमने सुना है कि अत्याचारी डांसिनेन में ही रहेगा और हमारा इंतजार करेगा। मैकडफ ने कहा, हमें अपने फैसले सही समय पर लेने चाहिए। अब तुम सब युद्ध की तैयारियां करो। डांसिनेन के महल में मैकबेथ अपने सैनिकों के साथ था। उसने कहा, हमारे झंडे दीवारों पर लटका दो, हमारा किला मजबूत है, उन्हें आने दो। तभी अंदर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आई। मैकबेथ ने कहा, यह आवाज क्या है? ये आवाज? सीटन ने कहा, औरतें चिल्ला रही हैं महाराज। वह गया और लौट कर बोला, महाराज, रानी मर गई है। मैकबेथ ने कहा, उसे बाद में मरना चाहिए था, तो शायद हमारे पास ऐसे शब्दों के लिए समय होता। और फिर उसने वे शब्द कहे जो आज भी याद किए जाते हैं। कल और कल और कल, दिन बर दिन यह धीमी गति से रेंगता है, समय की आखिरी अक्षर तक। और हमारे सभी कलों ने मूर्खों को धूल भरी मौत का रास्ता दिखाया है। बुझ जा छोटी मोमबत्ती। जीवन एक चलती हुई परछाई है, एक कमजोर अभिनेता जो मंच पर एक आधा घंटा अकड़ता है और घबराता है और फिर कभी नहीं सुना जाता। यह एक बेवकूफ द्वारा बताई गई कहानी है, ध्वनि और क्रोध से भरी हुई, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और तभी एक दूत आया। उसने कहा, महाराज, मैंने बिरनाम वुड की ओर देखा
और मैंने देखा कि जंगल हिल रहा है। मैकबेथ चिल्लाया, झूठा कहीं का। दूत ने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी दे दो महाराज। 3 मील दूर से जंगल चला आ रहा है। मैकबेथ को एहसास हुआ चुड़ैलों ने उसे धोखा दे दिया था। उसने कहा, अब मैं शैतान के दोहरे अर्थ पर संदेह करने लगा हूं। डर मत, जब तक बिरनामवुड ना आए। और अब एक जंगल डंसिनेन की ओर बढ़ रहा है। उसने कवच पहना और कहा, कम से कम कवच पहने हुए ही मरूंगा। मैदान में मैकबेथ लड़ रहा था। उसने यंग सिवार्ड को मार डाला। उसने कहा, तुम औरत से पैदा हुए थे। तुम जैसे लोगों की तलवारों पर मैं हंसता हूं। तभी वहां मैकडफ आया। वह मैकबेथ को ढूंढ रहा था। मैकबेथ ने कहा, सब लोगों में से मैं तुझसे बचता आया हूं। वापस जा, मेरी आत्मा पहले से ही तेरे खून से भरी है। मैकडफ ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी आवाज मेरी तलवार में है। वे लड़े। मैकबेथ ने कहा, तुम व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। मैं एक मंत्रमुग्ध जीवन जीता हूं जो औरत से पैदा हुए किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। मैकडफ ने कहा, तो आत्मसमर्पण कर दो कायर, और जिंदा रहकर तमाशा बनो। मैकबेथ ने कहा, मैं आत्मसमर्पण बिल्कुल ही नहीं करूंगा। मैं युवा मैल्कम के पैरों की धूल नहीं चूमूंगा, भले ही बिरनामवुड आ गया हो और तुम औरत से पैदा न हुए हो। फिर भी मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। और उसने अपनी ढाल आगे की और कहा, चल मैकडफ। उसे श्राप मिले जो पहले रुको, बहुत हो गया ये कहे। वे लड़ते हुए चल गए। थोड़ी देर बाद मैकडफ लौटा। उसके हाथ में मैकबेथ का सिर था, एक पोल पर। उसने कहा, जय हो राजा। यहाँ अत्याचारी का सर है। समय आजाद है। मैं तुम्हें स्कॉटलैंड के राजा के रूप में बधाई देता हूँ। सबने चिल्लाकर कहा, जय हो स्कॉटलैंड के राजा। मैल्कम ने कहा, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। मेरे थेनेस और मेरे रिश्तेदारों, अब से तुम अर्ल हो। स्कॉटलैंड में पहली बार इस सम्मान का नाम लिया जा रहा है। उसने आगे कहा, हम अपने निर्वासित दोस्तों को वापस बुलाएंगे और इस मरे हुए कसाई और उसकी शैतान जैसी रानी के क्रूर सेवकों को सजा देंगे। रानी ने, जैसा माना जाता है, अपने ही हाथों से खुद को मार डाला। और इस तरह मैकबेथ की कहानी समाप्त हुई। एक नायक जो अत्याचारी बन गया, एक आदमी जिसने अपनी आत्मा महत्वाकांक्षा के लिए बेच दी। मैकबेथ की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है जिसने हत्या की। ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी सोचा कि सत्ता सब कुछ है। ये हर उस आदमी की कहानी है जिसने सोचा कि वह अपने भाग्य का मालिक है, लेकिन अंत में पाया कि भाग्य ने उसके साथ खेल खेला। चुड़ैलों ने मैकबेथ को कुछ नहीं बताया जो उसने पहले से नहीं सोचा था। उन्होंने सिर्फ उसके दिल की गहरी इच्छाओं को आवाज दी। वे बुराई की प्रतीक नहीं थी, बल्कि वे उस बुराई की प्रतीक थी जो हर इंसान के दिल में छिपी है, महत्वाकांक्षा, लालच और सत्ता की भूख। लेडी मैकबेथ ने सोचा था कि थोड़ा पानी उसके हाथों से खून को धो सकता है, लेकिन वह भूल गई कि अपराध का धब्बा हाथों पर नहीं, आत्मा पर लगता है, और वह धब्बा कभी धुलता नहीं है। मैकबेथ ने सोचा कि राजा बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब वह राजा बना तो उसे एहसास हुआ कि ताज कांटों का है, सिंहासन आग का है, और शक्ति एक जहर है जो धीरे धीरे पीने वाले को मार देती है। उसने कहा, जीवन एक चलती हुई परछाई है, एक कमजोर अभिनेता जो रंगमंच पर एक आधा घंटा अकड़ता और घबराता है और फिर कभी नहीं सुना जाता। यह सिर्फ एक हारे हुए आदमी की निराशा नहीं है, यह उस सच्चाई का सबसे गहरा बयान है जो उस व्यक्ति को समझ आता है कि जिसने सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। मैकबेथ ने दुनिया जीत ली, एक ताज, एक राज्य, असीमित शक्ति, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने वह सब खो दिया जो जीवन जीने लायक था। प्यार, सम्मान, दोस्ती, शांति और अपनी आत्मा। वह महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी चढ़ गया, लेकिन केवल यह पता लगाने के लिए कि सीढ़ी गलत दीवार के सहारे थी और शीर्ष पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन, एक शून्य, एक ऐसी आवाज जो चिल्ला रही थी, अब और मत सो। मैकबेथ की कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम किस कीमत पर अपने सपनों को पूरा करने को तैयार हैं। हम कितनी दूर जा सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे, और जब हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं,
तो क्या वहां कुछ है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम सफल हो जाते हैं और पाते हैं कि सफलता वह नहीं है जो हमने सोचा था। यही मैकबेथ की कहानी है, यही उसकी त्रासदी है और यही उसकी सच्चाई है, जो आज 400 साल के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।